की क्लास की शुरुआत में एक तरफ कुछ प्रमुख लोक कलाएं लिखी गई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य लिखे गए हैं। मैं जरा कैमरे के सामने से हटता हूं और आपको विचार करना है कि कौन सी लोक कला कौन से राज्य से सही रूप से सुमेलित खाती है। विचार कीजिएगा। लोक कलाएं ऐसी हैं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी। विचार करते जाइएगा। ये लिखा है अल्पना। सुनिए, अब आपको अगर ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। मैं अपना कार्य करता हूँ। थोड़ी सी लाइट है ऑफ, थोड़ी लाइट ऑन कर लें जरा। लगाते हैं एपण लोक कला संबंधित किस राज्य से। आप विचार करते जाइए। मेरे टिक करने से पहले आपको अपने प्रश्न का उत्तर अपने माइंड में सेट कर लेना है। एपण जाएगा हमारा उत्तराखंड। एपण उत्तराखंड की लोक कला शैली है। उत्तराखंड वही राज्य है जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 84वां संशोधन के अंतर्गत। 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड को 9 नवंबर सन 2000 को 84वें संशोधन के अंतर्गत अलग किया गया था। उसी राज्य की लोक कला शैली है एपण। आगे मांडा। मांडा है राजस्थान, इसको यहीं लगा दे। मांडा राजस्थान से संबंधित है। साथिया गुजरात राज्य की प्रमुख लोक कला है। साथिया गुजरात राज्य की है। चौकपूर्णा आपको रटा हुआ है। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश से संबंधित एक लोक कला है। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक कला है। रंगोली भी आपको रटा हुआ है। रंगोली है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। रंगोली महाराष्ट्र राज्य से पड़ जाएगा। रंगोली महाराष्ट्र। मेहंदी राजस्थान राज्य पर जाएगा। मेहंदी राजस्थान राज्य। गोदना जाएगा बिहार में। गोदना बिहार राज्य से संबंधित है। अल्पना है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल कहाँ है? अल्पना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और अपरन है बिहार से। बिहार कहाँ है? एक और बिहार, एक और बिहार, ये रहा एक और बिहार। तो बिहार से संबंधित ये लोक कलाएं हो गई हैं। विचार कीजिएगा एक बार और इनको जरा सा। मैं रफ करता हूँ, फिर आपसे एक बार और पूछेंगे। देखेंगे जरा ध्यान के साथ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी इसके अतिरिक्त और बहुत सारे कुछ चित्र हैं मेरे पास। कुछ खिलाड़ियों के नाम है इसी प्रकार से आपको मैच कराने के लिए। कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं, कुछ लोक नृत्य हैं, कुछ चित्रकलाएं हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मैं लेकर के आया हूँ। आप इन पर विचार कीजिएगा। रफ करते हैं और फिर आपका रिवीजन कराते हैं। देखिएगा इधर, एपण बताया उत्तराखंड से संबंधित है। एपण है उत्तराखंड से संबंधित। मांडा राजस्थान से है। साथिया है गुजरात से। चौकपूर्णा बोला था उत्तर प्रदेश। रंगोली बोला था महाराष्ट्र। मेहंदी राजस्थान से संबंधित था। गोदना बिहार की लोक कला है। अल्पना ये पश्चिम बंगाल की लोक कला है। और अपरन ये बिहार की लोक कला शैली है। आगे अगले पॉइंट पर कुछ और लेकर के आते हैं। नेक्स्ट, एक प्रश्न एग्जामिनर पूछता है चित्रकला से संबंधित। वो प्रमुख लोक कलाएं थी। इस बार लिखी है मैंने कुछ चित्रकलाएं। इधर चित्रकलाओं के नाम है, आपने बहुत पढ़ा है कि मिथिला पेंटिंग पर बनी मधुबनी, या फिर इसी को और कहते हैं कागज के कैनवास पर मिथिला पेंटिंग भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है, ऐसे करके पूछता है। यह मधुबनी चित्रकला शैली भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है, इस प्रकार से पूछता है। तंजौर कला, पट्टा चित्र, पिथौरा, कलमकारी और एक वर्ली। इन पर आप विचार कीजिएगा। हो गया होगा। मैं आंसर बताता हूँ। मधुबनी बिहार, जो कि आपको रटा हुआ है। मधुबनी चित्रकला शैली बिहार से संबंधित है। पहला पॉइंट हो गया, आपको याद था ये वाला। तंजौर कला, इसको भी आप अचूक लगा लेंगे। जो अभ्यर्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसका अचूक लगाएंगे तमिलनाडु। तंजौर तमिलनाडु लगा पाएंगे बिल्कुल। इसको आप इसलिए कर पाएंगे क्योंकि 1000 बार पूछी जा चुकी है। पट्टा चित्र शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? 1000 बार इसको पूछा जा चुका है। उड़ीसा राज्य से संबंधित पट्टा चित्र शैली है। उसके बाद पिथौरा चित्र शैली गुजरात राज्य से रिलेटेड है। पिथौरा चित्र शैली गुजरात राज्य से है। कलमकारी, ये भी न जाने कितनी बार पूछी जा चुकी है। कलमकारी आंध्र प्रदेश से। और वर्ली चित्रकला शैली रिलेटेड है महाराष्ट्र से। वर्ली चित्रकला शैली महाराष्ट्र, वर्ली महाराष्ट्र का एक स्थान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। बताइएगा एक बार जरा। मधुबनी बिहार राज्य से थी, बिहार से। तंजौर तमिलनाडु से रिलेटेड। पट्टा चित्र शैली उड़ीसा, बहुत बार पूछा, सबसे ज़्यादा तो अभी तक यही पूछी गई है। पिथौरागढ़ ये गुजरात राज्य की है। कलमकारी ये आंध्र प्रदेश की है। और वर्ली है महाराष्ट्र की। अगले पेज को देखते हैं।
अगले पेज पर एक तरफ तो लिखे गए हैं कुछ त्योहार और एक तरफ लिखे गए हैं उनके स्टेट। त्योहार यानी उत्सव आपको पता है, विचार कर रखे हैं आपने, पढ़ रखे हैं, कहीं ना कहीं आसान वाले ही लिखे हैं, 2-4 ही हैं जो चेंज हैं। विचार करते जाइए ज़रा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पुश करके आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ हमारे कितने सही हो रहे हैं, वरना मैं बताता हूँ। लोसर उत्सव भारत के सिक्किम राज्य से संबंधित है। लोसर उत्सव संबंधित है भारत के सिक्किम राज्य से। भिगोली बिहू यह असम राज्य का, कहाँ है, असम 7 नंबर पर जाएगा। भिगोली बिहू है असम राज्य से संबंधित। गुड़ी पड़वा यह महाराष्ट्र राज्य का, नंबर 1 पर जाएगा, महाराष्ट्र राज्य से। हॉर्नबिल उत्सव अभी तक का सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, अब तक सबसे ज़्यादा बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। उगादी कर्नाटक में मनाया जाने वाला पर्व है। उगादी पर्व नए साल के रूप में मनाया जाता है उगादी पर्व को कर्नाटक में। नोवाखाई उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा, 3 नंबर पर लिखा गया है उड़ीसा। नोवाखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। सिग्मो उत्सव मनाया जाता है गोवा के अंदर। सिग्मो उत्सव गोवा में मनाते हैं। विशु मेला मनाते हैं केरल के अंदर। विशु मेला या विशु उत्सव लगता है केरल में, विशु केरल में जाएगा। खर्ची पूजा त्रिपुरा में जाता है, ये भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। और छठ पूजा आपको बताया ये बिहार से संबंधित है। छठ पूजा भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बिहार राज्य से। एक बार आप विचार कर लेंगे, मैं इनको रफ करता हूँ फिर आपसे पूछते हैं जरा। हो गया होगा, विचार कीजिएगा जल्दी जरा। आपका समय समाप्त, अब मेरा समय पूछने का शुरू। बताइए, लोसर उत्सव सिक्किम, तुरंत विचार कीजिए। भिगोली बिहू असम, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड। उगादी पर्व कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। नोवाखाई उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। सिग्मो गोवा, सिग्मो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। विशु उत्सव केरल में मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्रिपुरा से संबंधित है। और छठ पूजा ये बिहार से संबंधित है। एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। और 1000 बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य की। छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य की। अब चर्चा करते हैं महा रिवीजन प्रश्नों की। बताइए जरा कि विश्व सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। विश्व सूर्य दिवस कब मनाते हैं? तो 3 मई को विश्व सूर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने सेकंड लगते हैं? सेकंड पूछे गए हैं, आंसर रट के जाइएगा। तो 500 सेकंड। कितना समय लग जाता है? 500 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। आप विचार कीजिएगा कि 11 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। क्यों? कि 11 मई 1998 ईस्वी को भारत ने ऑपरेशन शक्ति के आधार पर, शक्ति के तहत 1998 ईस्वी को भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। विचार कीजिए कि 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में मनाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी बने थे। 1923 ईस्वी का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ, उसमें अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। यूँ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक के लिए भी अध्यक्ष रहे थे, 1940 से लेकर 1945 ईस्वी तक। सबसे लंबे समय के लिए भी और सबसे युवा भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने ही कहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक सुंदर वधू की 2 आंखें हैं। एक बार और सुनिए, हिंदू और मुस्लिम एक सुंदर वधू की 2 आंखें हैं, ऐसा किसने कहा था? तो आंसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा कहा गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था, एक तो पत्रिका जिसका नाम था अल हिलाल, और पुस्तक का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। दोबारा सुनिए, इंडिया विंस फ्रीडम की पुस्तक थी। और कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? अल हिलाल नाम की पत्रिका का संपादन किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। आगे चर्चा करते हैं जरा, आगे और बताइए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, यह कथन किसने कहा था?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। मेरी इच्छा है कि मैं इस कार्य में इसकी मदद करूं। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? ऐसा कहा था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन वही कर्जन जिसके समय में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन वही कर्जन जिसके समय में भारत में अकाल आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन वही व्यक्ति जिसके समय में भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन, पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। आप बताइए, शोक वोक की बातें नहीं, आप बताइए कि हास्य दिवस कब मनाते हैं? आंसर 10 जनवरी को। हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। एक प्रश्न और बताएंगे आप, जो 12 जनवरी है, इसमें राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, वो किसके सम्मान में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट एक शब्द लिखते हैं, कुछ शब्द लिखते हैं, उन पर विचार करेंगे। आगे 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं। पहले पॉइंट में लिखा गया है कि प्रकृति का रडार किसे कहा जाता है। विचार कीजिएगा कि प्रकृति का रडार किसे कहा जाता है। तो सुनिए आंसर, प्रकृति का रडार कहा जाता है कबूतर को। प्रकृति का रडार किसे कहा जाता है? कबूतर को प्रकृति का रडार कहा जाता है। और 2-4 प्रश्न आप सुनिए, एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि किसे कहा जाता है प्रकृति का आतंकवादी। प्रकृति या पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। लिप्टस के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? नीलगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु क्षेत्र में। वहाँ नीलगिरी की पहाड़ी में जो पाए जाने वाले लिप्टस के वृक्ष हैं, उन वृक्षों को नीलगिरी के नाम से ही जाना जाता है। नीलगिरी पर्वतमाला और जो पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला है, उनका मिलन आप मुझे बताएंगे कि कहाँ होता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ और जो सह्याद्री पर्वतमाला है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनका मिलन कहाँ होता है। अगला शब्द लिखा है राज्य। प्रश्न अब ये है कि जो राज्य शब्द है, इस राज्य शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग में लाया था? राज्य शब्द को सबसे पहले प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति कौन था? आंसर मैकियावेली था। राज्य शब्द को सबसे पहले प्रयोग में लाया मैकियावेली। मैकियावेली, विचार कीजिए कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। और चाणक्य ने कौन सी पुस्तक की रचना की? अर्थशास्त्र। एग्जामिनर का प्रश्न सुनिएगा। एग्जामिनर का प्रश्न आपसे यह है कि मैकियावेली द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी द प्रिंस। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? द प्रिंस। पिछले दिनों मैंने इस पुस्तक को आपको पढ़ाया है कि मैकियावेली द्वारा लिखी गई पुस्तक द प्रिंस की तुलना भारत की किस पुस्तक से की जाती है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक से इसकी रचना की जाती है। चाणक्य वही चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य जिनको कहते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु नहीं थे, याद रखना है, धार्मिक गुरु नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनाया था जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा तो भद्रबाहु ने दी थी। आपको याद हो कि 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हो गई थी, कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी संलेखना विधि से। तो जैन धर्म अपनाया था उन्होंने अपने जीवन में। वो गुरु नहीं, राजनीतिक गुरु जिन्होंने उनको राजा बनाया, उन चाणक्य की बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न और विचार कीजिए कि जो चामुंडराय मंदिर कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चामुंडराय ने इसका निर्माण कराया। कहाँ है? वहीं जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी संलेखना विधि से, श्रवणबेलगोला में स्थित है। गोमतेश्वर मंदिर कहाँ, किसने बनवाया? चामुंडराय ने। कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको 3 मंदिर पढ़ाए थे कर्नाटक के। एक तो विरूपाक्ष मंदिर था, एक हम्पी में तो थे विरूपाक्ष मंदिर, हजारनामा मंदिर, और एक तो विठ्ठल स्वामी मंदिर। ये तीनों मंदिर कहाँ हैं? ये कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हम्पी वाले क्षेत्र में, विजयनगर साम्राज्य में इन तीनों का निर्माण हुआ था। किसे कहते हैं मैकियावेली भारत का? चाणक्य को। मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक लिखी? द प्रिंस। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। बताइएगा किसे कहते हैं भारत का मिल्टन? कालिदास को। भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? तो कालिदास को भारत का मिल्टन कहते हैं। भारत का अश्वघोष बोलना था मुझे। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास और भारत का मिल्टन कहते हैं अश्वघोष को। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? चाणक्य।
चाणक्य दरबार में। और चाणक्य किसके समय में थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट लिखा गया है प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत नाम की एक पुस्तक है, यह समाचार पत्र है। अब प्रश्न यह है कि प्रबुद्ध भारत नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? प्रबुद्ध भारत नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो आंसर स्वामी विवेकानंद। प्रबुद्ध भारत नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। आप एक बात पर और विचार कीजिए, क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद को? तूफानी हिंदू कहा जाता है। क्या कहा स्वामी विवेकानंद ने? इन्होंने कहा कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। आप बताओ जरा, कौन सा वो व्यक्ति थे, कौन से वो महापुरुष हैं जिन महापुरुष को कहा जाता है आधुनिक भारत का पुरुष? भारत का या आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं? भारत का आधुनिक पुरुष किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने भारत में किस शिक्षा के बढ़ावा देने में अपना सहयोग दिया? तो पश्चिमी शिक्षा। पश्चिमी शिक्षा का मतलब यूरोपीय एजुकेशन, और यूरोपीय शिक्षा का मतलब ये है कि जो अंग्रेजी लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देने में स्वामी विवेकानंद जी ने राजा राम मोहन राय जी ने सहयोग दिया था। वही राजा राम मोहन राय, जिन राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई? ब्रिस्टल नामक स्थान पर, भारत के बाहर, जो अकबर द्वितीय के कहने पर कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड। 26 लाख रुपए की जो वार्षिक पेंशन रुकी हुई थी उसको मनवाने के लिए चले गए थे। आप विचार करके बताइए कि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक नहीं, सॉरी, पुस्तक बता दो। हाँ यार, दोनों बातें बताओ। पुस्तक थी संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। और एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, मिरातुल अखबार। किनकी बातें कर रहे हैं? विवेकानंद की नहीं कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय की कर रहे हैं। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, और मिरातुल लिखना था मुझे, अखबार समाचार पत्र का संपादन किन्होंने किया? राजा राम मोहन राय जी ने। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा भी कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग और कर्म योग किन्होंने लिखी है? स्वामी विवेकानंद ने। ज्ञान योग और कर्म योग, कर्म योग ये लिखी प्रबुद्ध भारत के व्यक्ति स्वामी विवेकानंद ने। एक प्रश्न और बताइए, किसने ऐसा कहा था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की तुलना नहीं कर सकता? किसने कहा था विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की तुलना नहीं कर सकता? आंसर दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कहा विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की तुलना नहीं कर सकता। दयानंद सरस्वती जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने लिखी। सत्यार्थ प्रकाश। ये आपसे पूछे कि ऋग्वेद का हिंदी अनुवाद किन्होंने किया? तो दयानंद सरस्वती मूलशंकर। दयानंद सरस्वती मूलशंकर किसकी रचना की थी? इन्होंने रचना की थी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की। कब? वर्ष 1875 ईस्वी को मुंबई में स्थापना की थी। आर्य समाज की विदो की और लोटो का नारा दिया था और कहा था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की तुलना नहीं कर सकता। दयानंद सरस्वती बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति रहे। तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद जी को, या भारत का युवा पुरुष कहते हैं स्वामी विवेकानंद को। ध्यान देना है, मैंने बोला है युवा पुरुष ना कि युग पुरुष। अगर युग पुरुष पूछ ले तो महात्मा गांधी को कहते हैं, और पूछे मलंग बाबा किसको कहते हैं तो आंसर महात्मा गांधी को कहा जाता है। एक बात पर विचार कीजिएगा कि चैत्रा भूमि किनका समाधि स्थल है? चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कौन सा दिवस मनाया जाता है? भीमराव अंबेडकर के सम्मान में, जन्म के सम्मान में कौन सा दिवस मनाते हैं? अंबेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल को, और 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला दिवस है समरसता दिवस। कौन सा दिवस? समरसता दिवस। 14 अप्रैल को। 15 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस, और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोबारा सुनिए, 14 अप्रैल समरसता दिवस लिख दें। समरसता दिवस। 15 अप्रैल हीमोफीलिया और 25 अप्रैल मलेरिया दिवस। आगे बताइए, जरा विचार कीजिए। अगला पॉइंट लिख दे पहले। देखिए, प्रकृति का रडार बोलते हैं कबूतर को। राज्य शब्द सबसे पहले प्रयोग किया मैकियावेली ने, और पुस्तक लिखी द प्रिंस। द प्रिंस की तुलना अर्थशास्त्र से की जाती है, चाणक्य ने लिखी। प्रबुद्ध भारत पत्र के संपादक स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने और पुस्तकें लिखी, ज्ञान योग और कर्म योग। समरसता दिवस मनाते हैं 14 अप्रैल को, अंबेडकर जी के सम्मान में मनाया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय ने, पश्चिमी शिक्षा के अग्रदूत रहे। संवाद कौमुदी लिखी राजा राम मोहन राय जी ने। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पुरुष कहते हैं। यह दूसरा अकबर कहा जाता है। आप मुझे बताइए कि किसे कहा जाता है सल्तनत काल
काल का अकबर, सल्तनत काल का अकबर, सल्तनत काल का अकबर किसे कहते हैं? सल्तनत काल का जो अकबर कहा जाता है वो कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। क्यों कहते हैं, कहानी सुनिए। अगर एग्जामिनर आपसे ये बात पूछता है कि प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों का सबसे ज़्यादा फारसी भाषा में अनुवाद किसके समय में हुआ था, तो आंसर आप लगा करके आते हैं अकबर के समय। एक बार और प्रश्न को सुनिए, प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों का सबसे ज़्यादा फारसी में अनुवाद किसके समय में हुआ? अकबर के समय में। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी, और शुरुआत जो होनी प्रारंभ हो गई थी वो हुई थी फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक के समय में शुरुआत हो गई थी, इसीलिए सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। एक प्रश्न पर विचार कीजिए, आप प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट बना रहे हैं, आंसर वही आएगा जो आपने पढ़ रखा होगा। सुनिए, प्रश्न ये है कि भारत का पहला वो सुल्तान कौन था जिस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी? दोबारा सुनिए, भारत का वह सुल्तान कौन था जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो आंसर ऑप्शन में आपको दे दूं, पहले तो एमबीटी हो सकता है, फिरोज शाह तुगलक हो सकता है, अलाउद्दीन खिलजी हो सकता है, या बलबल हो सकता है। ऑप्शन दोबारा सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, एमबीटी या बलबन। अब प्रश्न सुनिए, ये नहीं जैसा आपने पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है कि आमिर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और आमिर ऐसे भी पढ़ रखा है कि आमिर ए कोही विभाग किससे संबंधित था? तो कृषि से संबंधित था, तो कृषि का ही तो विभाग था। एक पृथक विभाग किसने स्थापित किया? एमबीटी ने, चाहे तो ऐसे पूछ ले। कृषि से संबंधित एक पृथक विभाग किसने स्थापित किया? तो एमबीटी ने, चाहे तो ऐसे पूछ ले, या फिर पूछ ले कि कौन सा वो सुल्तान था जिस सुल्तान ने एक आमिर ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। जबकि दीवान ए बंदगा नामक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक को क्या कहते हैं? सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक वही व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने अशोक के शिलालेखों को सोने के शिलालेख बताया था, और अशोक के शिलालेखों को मेरठ टोपरा से उठवाए और दिल्ली में स्थापित करा लिए थे। कुछ शब्द और लिखते हैं, जरा वीडियो लंबी ना हो। आगे 3 पॉइंट नोट किए गए हैं। एक तो लिखा गया है थर्ड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया। प्रश्न सुनो, तीसरी दुनिया का संबंध किससे है, यानी थर्ड वर्ल्ड का संबंध किससे है? आंसर ही मैं बता दूं, थोड़ी सी डिटेल समझा दें। थर्ड वर्ल्ड का संबंध है विकासशील देशों से। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 ईस्वी को, तो एक युद्ध और समाप्त शुरू हो गया, शीत युद्ध, जो रूस और यूएसए के बीच शुरू हुआ था। उसमें जब युद्ध बंद हुआ था दूसरा वाला, तो अमेरिका कहता था लुटे पिटे देशों से कि मेरी अर्थव्यवस्था को अपनाओ, रूस कहता था मेरी अर्थव्यवस्था को अपनाओ। जिन देशों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अपना लिया वो कहलाए पहली दुनिया के देश। जिन देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था को अपना लिया, उससे कर्जा लिया, उसको जमा किया अपना धन, उसके अधीन रहे, उसके कहने को माना, वो कहलाए दूसरी दुनिया के देश। उसी समय में भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 ईस्वी को एक संगठन बनाया जिसका नाम था नाम। और वो क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि अमेरिका कह रहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था को अपनाओ, रूस भी कह रहा था हमसे कि हमारी अर्थव्यवस्था को अपनाओ। हमने कहा हम नहीं अपनाएंगे किसी को भी। पीटी नेहरू जी ने 1961 ईस्वी को NAM, नॉन एलिजन मूवमेंट, NAM नॉन एलिजन मूवमेंट, कब? वर्ष 1961 ईस्वी को ये संगठन स्थापित कर लिया। और ये इसमें जो देश जुड़े उन देशों को कहा गया तीसरी दुनिया के देश। इन्हें क्या कहा गया? तीसरी दुनिया। पहली दुनिया के अमेरिका के साथ गए, जिनको आज विकसित देश कहते हैं। दूसरी दुनिया के वो जो USSR में शामिल थे और वो बट गए, तो अब दूसरी दुनिया के देश नहीं रहे हैं। तीसरी दुनिया के जो देश थे, तीसरी दुनिया के देश आज भी हैं, जो नाम के देश हैं वो तीसरी दुनिया के देश हैं, इनको थर्ड वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, और वो विकासशील देश हैं। भारत ने इसकी स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट चाइल्ड एक पुस्तक है, और प्रश्न ये है कि द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद। द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। आप एक पुस्तक पर और विचार कीजिए, किसने पुस्तक लिखी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड
ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? विचार कीजिएगा, इसका आंसर आपने बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आसान सी पुस्तक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? आगे लिखा गया है दियारा भूमि किससे संबंधित है? दियारा भूमि किससे संबंधित है? तो दियारा जो भूमि है, दियारा भूमि कहा जाता है जो जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहते हैं? दियारा भूमि कहा जाता है। भारत में दियारा भूमि सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और पूछ ले उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी ही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पोषक तत्व होते हैं। जब ये जंगलों से, वनों से होती है, तब अपने साथ गाद, गलोत, फूस सब बहा करके लाती है और उसको ला करके फैला देती है। ये जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। और गन्ने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, तो आंसर जलोढ़ मिट्टी। धान के लिए उपयुक्त है सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। कपास के लिए उपयुक्त है सबसे उपयुक्त मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। मसाले, चाय, कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी लैटेराइट मिट्टी है। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो लगभग 27-28 मिनट की हो जाएगी, और जो अभ्यर्थी नए वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में आपको जो प्रश्न मैंने दिए हैं अगर वो अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि कोई त्रुटि नज़र आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये कमी रह गई है, और आप किस टॉपिक पर और प्रश्न चाहते हैं, या फिर आपका और आने वाले समय में कौन सा एग्जाम है, आपका मुख्य एग्जाम किस चीज़ का है, अब आपका टारगेट क्या है। और ज़्यादातर अभ्यर्थियों का जो टारगेट है वर्तमान में वो यूपीपी है, या फिर जिन अभ्यर्थियों ने यूपी पैट का पेपर दिया है वो अभ्यर्थी अब लेखपाल का एग्जाम देंगे। और मैं भी इस वीडियो को जो कवर कर रहा हूँ वो यूपीपी और लेखपाल के लिए ही तैयार कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एनटीपीसी स्टेट सेकंड का पेपर हो, या फिर ग्रुप डी का पेपर हो, या फिर आपका यूपी टेट या सुपर टेट का पेपर हो, तो उन एग्जाम के लिए भी ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। और आने वाले समय में जो 2018 में 22 और 23 दिसंबर को 2018 में जो पेपर हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का, वो पेपर भी आपका दोबारा होगा। जिन अभ्यर्थी ने वो पेपर दिया है वो भी वीडियो को अवश्य देखें, वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।